बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी बिज़नेस मैथमेटिक्स 14-29 चैप्टर नंबर 4 और उसका जो टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइंस विद द गिवन स्लोप, दो लाइंस जिनका स्लोप दिया गया हो m1 एंड m2 आर सेड टू बी पैरेलल, उस वक्त पैरेलल कहलाती हैं टू ईच अदर इफ़ एंड ओनली इफ़ m1 इज इक्वल टू m2, जब m1 m2 के बराबर होगा। पॉइंट नंबर 2 है जी, टू लाइंस विद द गिवन स्लोप m1 एंड m2 आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कहलाएंगी, कब कहलाएंगी जी? इफ़ एंड ओनली इफ़ m1 इज इक्वल टू -1/m2, तो ये इस हिसाब से ये परपेंडिकुलर कहलाएंगी। सो अब हमारे पास एग्जांपल है जी, गिवन द टू लाइंस आर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं 3 एंड -2। इफ़ one line is perpendicular to y is equal to 3x plus 1 and other line is parallel to it, find the equation of the of these two line। हमने इन दो लाइंस की इक्वेशन मालूम करनी है। सो अब हमें उसने दी हुई है जी एग्जांपल नंबर 16 है, हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 16 क्या कहता है जी? पॉइंट्स उसने क्या दिए हुए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं उसने 3 एंड -2। इक्वेशन क्या दी हुई है? इक्वेशन जो उसने दी हुई है, गिवन डेटा जो है इज इक्वल टू 3x प्लस 1। सो गिवन सोल्यूशन, ये चीज़ें हमें क्या हुई हैं जी? गिवन क्वेश्चन में दी हुई हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप है वो क्या है जी? 3 है। द स्लोप ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 1 is 3 when lines are perpendicular to each other, जब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी द स्लोप मस्ट बी, क्या होगा जी? यहाँ पर हमारे पास 3 है तो -1/3 होना चाहिए, मस्ट बी -1/3, ये स्लोप होना चाहिए। सो अब हम सॉल्व करते हैं जी बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करते हैं। वो क्या है जी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 हमारे पास आ गया -2, y माइनस इंटू -2 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास आ गया -1/3 इंटू x माइनस x1 हमारे पास क्या आ गया जी? 3, जो कि हमारे पास गिवन है। x हमारे पास आ गया 3। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। y प्लस 2 इज इक्वल टू -1/3x माइनस 3/3। सो ये कट जाएंगे, हमारे पास रहेगा y प्लस 2 इज इक्वल टू -1/3x माइनस 1। एड -2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर हम -2 को ऐड करते हैं। क्या आ जाएगा जी? -2 को ऐड करते हैं, y प्लस 2 -2 इज इक्वल टू -1/3x माइनस 1 -2। सो ये कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू -1/3x माइनस 3। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जब लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर थी। अब हमारे पास व्हेन लाइंस आर, this is the equation of line, this is the equation of line when lines are perpendicular, जब लाइंस परपेंडिकुलर थी तो हमारे पास क्या इक्वेशन ये आ गई। और जब हमारे पास लाइंस पैरेलल होंगी तो स्लोप क्या होगा जी?
when lines are parallel, ये हमारे पास केस बी है, when lines are parallel the slope must be कितना होगा 3 होगा, जो हमें गिवन दिया हुआ है स्लोप हमारे पास 3 होगा। सो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस ये इंटू है जी x-x1। सो y माइनस इंटू -2 है हमारे पास y1 जो गिवन है, सिर्फ स्लोप हमारे पास डिफरेंट होगा 3 इंटू x-x1 कितना है हमारे पास x1 हमारे पास आ गया जी 3, x1 हमारे पास 3 आ गया, x1 हमारे पास आ गया है जी 3। सो नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया है जी y+2 इज़ इक्वल टू 3x माइनस 9 मल्टीप्लाई हो गया। सो हमारे पास क्या आ गया जी y+2 इज़ इक्वल टू 3x माइनस 9 ऐड -2 ऑन बोथ साइड पे हम -2 को ऐड करते हैं, y+2 -2 इज़ इक्वल टू 3x माइनस 9 -2। सो ये कट गए, y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 11। सो ये हमारे पास क्या आ गया जी, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन, equations of line when lines are parallel to each other। जब लाइंस क्या होंगी पैरेलल टू ईच अदर होंगी तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ये आएगी। सो ये अब हमारे पास जो एग्जांपल थी ये सॉल्व हो गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस। द सप्लाई एंड डिमांड फॉर a product are usually related to the price. If the supply dominate the demand, the price usually tend to go down। जब मांग में कमी हो जाती है तो उसकी जो प्राइस है वो अल्टीमेटली डाउन हो जाती है। इफ़ डिमांड डोमिनेट द सप्लाई, अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए देन द प्राइस यूजुअली टेंड टू राइज, तो फिर जो कीमत है वो चीज़ों की बढ़ जाती है। और जब ख़रीद भी बराबर हो और कॉन्स्टेंटली चल रहा हो, प्राइस भी वही हो, मसलन उसकी जितनी डिमांड है उसी के मुताबिक चीज़ मुहैया की जा रही है, तो फिर वो प्राइस क्या होगी इक्विलिब्रियम में रहेगी, यानी वो मुस्तकिल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी मार्केट से जब चीज़ों की शार्टेज नहीं होगी तो जो कीमत है वो कांस्टेंट ही रहेगी। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, सपोज दैट एट अ प्राइस ऑफ $9 फॉर बॉक्स ऑफ एप्पल्स द सप्लाई एंड डिमांड्स आर, सप्लाई कितनी है जी ये लिखी हुई है एंड डिमांड भी लिखी हुई है, बॉक्सेस रिस्पेक्टिवली इतने बॉक्सेस रिस्पेक्टिवली हैं एट प्राइस ऑफ $8.5 ईच बॉक्स, सप्लाई एंड डिमांड इज़ गिवन। सो अब हमने मालूम क्या करना है जी, मालूम करना है एस्टेब्लिश प्राइस सप्लाई इक्वेशन ऑफ द फॉर्म P इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इस फॉर्म की हमने प्राइस सप्लाई इक्वेशन मालूम करनी है। व्हेन P इज़ गिवन प्राइस, जब P प्राइस होगी इन डॉलर्स में एंड X इज़ द गिवन सप्लाई इन थाउजेंड्स ऑफ द बॉक्सेस। और दूसरी चीज़ हमने मालूम करनी है एस्टेब्लिश या प्राइस डिमांड इक्वेशन ऑफ अ फॉर्म P इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस बी व्हेन P इज़ द supply, P is the given price in dollars and X is the given demand in the थाउजेंड ऑफ बॉक्सेस। सो अब हमने ये क्वेश्चन को हल करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी।
पेपर पे हल करते हैं जी। पार्ट हमारे पास पार्ट ए जो है वो क्या है जी। पार्ट ए हमने मालूम करना है प्राइस सप्लाई इक्वेशन। फॉर अ प्राइस सप्लाई इक्वेशन, प्राइस सप्लाई equation for price supply equation we need to find 2 points of the farm. We need to find 2 points of the farm। किस फार्म के हमें पॉइंट चाहिए जी? क्यू एंड पी। क्यू पी फार्म के पॉइंट चाहिए होंगे और ऑन दी सप्लाई लाइन, जो कि कहाँ पे हूँ जी? सप्लाई लाइन पे हूँ। द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, दी स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो कहाँ से पास कर रही हो? पासिंग थ्रू। ये डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। $320 एंड $9 जब आपकी प्राइस जो है। एंड और क्या है जी हमारे पास डिमांड 270 और 8.5। ये अब हमारे पास आ गई है। सप्लाई डिमांड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स आ गए हैं। हमने इस फार्म क्यू पी फार्म के पॉइंट्स मालूम करने हैं एंड देन हमने प्राइस सप्लाई इक्वेशन मालूम करनी है। सो पॉइंट्स तो हमारे पास आ गए हैं। सो अब हमने मालूम करना है स्लोप। स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो m इज़ इक्वल टू y2 हमारे पास कितना आ गया जी? 8.5 माइनस 9 डिवाइडेड बाय x2 कितना आ गया? 270 माइनस 320। सो ये अब हमारे पास आ जाएगा -0.5, क्योंकि माइनस का 9 है और 8.5 प्लस के कम है। सो माइनस का साइन रहेगा डिवाइडेड बाय 270 और यहाँ पे आ जाएगा -50 आ जाएगा। और जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.01 होगा। 0.01। सो अब हमारे पास होगा जी पॉइंट स्लोप फार्मूला। वो कौन सा है जी? पॉइंट स्लोप फार्मूला हमारे पास होता है जी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो ये अब हमारे पास यहाँ पर क्या है जी? p है। p माइनस p1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो p1 हमारे पास कितनी है जी? इसकी जो प्राइस है p1 वो कितनी है हमारे पास? वो हमारे पास है जी $9 है। p माइनस p1 कितनी है? 9 इज इक्वल टू स्लोप कितना है? 0.01 इंटू एक्स माइनस x1। हमारे पास कितना आ गया है जी? x1 है। पॉइंट से हमें पता चलता है x1 हमारे पास कितना आ गया जी? 320। अब हमारे पास x1 आ गया है। सो अब हम इसको अंदर सिंपली तौर पर मल्टीप्लाई करेंगे। p माइनस 9 p माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0.01 x माइनस, अब हमारे पास ये आ जाएगा जी माइनस 0 पॉइंट। अब हमारे पास ये जब 0.01 मल्टीप्लाई होगा 320 के साथ तो अब हमारे पास आ जाएगा जी 3.20। 3.20। सो अब हमारे पास यहाँ पर 9 है, हम ऐड कर देते हैं। ऐड +9 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे +9 को ऐड कर देते हैं। p माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0.01 x माइनस 3.20 प्लस 9। सो ये तो कैंसिल हो गया। p इज इक्वल टू 0.01 x। और जब हमारे पास माइनस के हमारे पास कितने हैं? 3.20 और प्लस के 9 हैं। सो अब हमारे पास प्लस के बचेंगे कितने? 5.8 हमारे पास हो जाएंगे। इन दोनों को हम ऐड करें तो अब हमारे पास क्या आ जाता है जी? 9 आ जाता है। ये अब हमारे पास एक पार्ट का जो है
वो आंसर आ गया जी। कौन सा पार्ट है जी? इक्वेशन। अब प्राइस सप्लाई इक्वेशन का हमारे पास आंसर आ गया। अब हम पार्ट बी करेंगे। अब हमने मालूम करनी है जी, बी पार्ट है प्राइस डिमांड इक्वेशन। फॉर प्राइस डिमांड इक्वेशन, फॉर प्राइस डिमांड इक्वेशन, प्राइस डिमांड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से पास कर रही हैं जी? हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं? 209 एंड 308.5, 8.5। ये अब हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। अब हमने सिंपली स्लोप मालूम करना है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये जो भी हमने इसको नाम दिया हुआ है पी क्यू। सो ये सिंपल एक हमारे पास फार्मूला है। m इज़ इक्वल टू y2, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी 8.5 माइनस 9। x2 अब हमारे पास क्या आ जाता है जी? x2 हमारे पास आ जाता है सिंपली 300 माइनस x1 कितना आ जाता है? 200 इज इक्वल टू माइनस 0 पॉइंट कितना आ गया जी? 5 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 100। ये अब हमारे पास क्या आ गया? स्लोप आ गया है। इस स्लोप को, इसको जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.005, माइनस 0.005। 2 ज़ीरो हैं जी, पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो आ गए। सो अब हम इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। कौन सी इक्वेशन? प्राइस डिमांड इक्वेशन अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे। P माइनस पी वन, यहाँ पे प्राइस डिमांड इक्वेशन है। सो P माइनस पी वन इज इक्वल टू M इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये डिमांड को डिनोट कर रहा है। P माइनस पी वन, अब हमारे पास अब हमने ये देखना है कि हमारे पास P1 क्या है। ये तो डिमांड है। P1 हमारे पास 9 है, यहाँ पर P1 9 है। इज इक्वल टू स्लोप माइनस 0.005 इंटू एक्स माइनस x1। अब हमारे पास क्या है? ये तो हमारे पास P1 था, x1 अब हमारे पास आ जाता है जी 200। हमारे पास आ गया x1 200। सो अब हम इसको पुट कर देते हैं 200। सो P माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 0.005x। इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1। कैलकुलेटर पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड प्लस 9 ऑन बोथ साइड, हम प्लस 9 को ऐड करेंगे। P माइनस 9 प्लस 9 माइनस 0.005x प्लस वन और प्लस 9 ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो गया। P इज़ इक्वल टू 0.005x माइनस प्लस 10। अब ये हमारे पास आ गई प्राइस डिमांड इक्वेशन। ये अब हमारे पास आ गई प्राइस डिमांड इक्वेशन। सो ये एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। सो इसको अच्छे से कर लें। नेक्स्ट जो है जी, अब हमारा टॉपिक है वो है जी लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 2 वेरिएबल। ऐसी लीनियर इक्वेशन जो 2 से ज़्यादा वेरिएबल पर मुश्तमिल हों। व्हेन देयर आर मोर देन 2 वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन, फॉर दिस द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ रिमेन सेम। उसकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम रहती हैं। बट द ओनली डिफरेंस अक्कर इन ग्राफिकल करेक्टर में इसमें चेंजिंग होती है। विद द इंक्रीज इन वेरिएबल द ग्राफ एक्सिस आर आल्सो इंक्रीज। इसके जो एक्सिस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इफ़ देर आर 3 एक्सिस देन वी डिनोट दैम बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। then the 3 dimension space can be described by using जब हमारे पास 3 एक्सिस होंगे तो हम उसको 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए सॉल्व करेंगे। इन 3 डायमेंशन वी यूज़ द 3 कोऑर्डिनेट सच एज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। एक हो जाएगा एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस। सो इक्वेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 2 वेरिएबल, जब वेरिएबल हमारे पास ज़्यादा होंगे तो वो कैसी इक्वेशन लिखी जाएगी?
वो इस तरह लिखी जाएगी a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टू b। Here a1, a2, a3 and b are constants, so x1, x2 and x3 are variables that are involved here. So इसके related हमारे पास example है। Example number 18, given the equation 2x plus 3y plus 4z is equal to 12, determine the coordinates of x, y and z. So intercept, so equation क्या है जी, given equation हमारे पास क्या है जी, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। टू फाइंड x वी पुट y एंड z इज इक्वल टू 0। हम y और z को 0 पुट करेंगे x मालूम करने के लिए। सो अब हम 2x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। सो अब हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2, 2/2, ये हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड बाय 2। सो x इज इक्वल टू 6। अब हम टू फाइंड y एक्सिस we put x एंड z इज इक्वल टू 0, एक्स और जेड को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसी में अब हम 2x वाली में एक्स और जेड को 0 पुट करेंगे। 2 इंटू 0 प्लस 3y प्लस 4 इंटू जेड की जगह हम पुट कर देंगे 0 इज इक्वल टू 12। सो ये 0 हो गए, प्लस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास आ गया y 4 आ गया। सो फॉर z एक्सिस, फॉर z वी पुट x एंड y इज इक्वल टू 0, x और y को हम 0 पुट करेंगे। सो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4z इज इक्वल टू 12। सो z 4z इज इक्वल टू 12, z इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3। सो ये अब हमने पुट कहाँ पे करनी है, कीमतें पुट करनी है हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है जो दी हुई है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y और z को 0 पुट करेंगे, और जब हम y की वैल्यू मालूम कर रहे होंगे तो x को और z को 0 पुट करेंगे, और जब हम z की वैल्यू मालूम कर रहे होंगे तो x और y को 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और जब इक्वेशन में मोर देन वेरिएबल मसलन 2-3 से ज़्यादा वेरिएबल इस्तेमाल होंगे तो उसके लिए हम nth टर्म में इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू an xn। यहाँ पर a जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं और x जो है वो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। और जब ये हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास nth टर्म होगी, तो अब हमारे पास ये वाली फार्म होगी। सो अब हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ इसकी तमाम एग्जांपल्स मैंने हल कर दी हैं, आप ख़ुद भी देख सकते हैं जहाँ से समझ ना आए। और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज करेंगे। फ़िलवक्त इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।